या एक स्टेट की चुनाव है, इसका कोई बड़ा महत्व नहीं है, ऐसे लोगों का अंदाज रहता है। तो ऐसा नहीं है। ये चुनाव जितना पार्लियामेंट का चुनाव का महत्व था, उतना ही महत्व इसका है, क्योंकि किसी राज्य को हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और हमारे जो भी समस्याएं रीजन के होते हैं, उसको लड़ने वाले होना चाहिए। और ये अजब, जहां एक बीजेपी ने तमाशा करके रखा है, सारे देश में हमने देखा, क्योंकि मुझे भी अब कम से कम पॉलिटिक्स में आके 60 साल के नजदीक हो रहे, और मैं एमपी, एमएलए, राज्यसभा मेंबर बन के 52 साल हो गए। ऐसा ही मैं बाकी की चीजें आप पढ़े होंगे, देखे होंगे, सुने होंगे। मुझे भी थोड़ा ज्ञान पॉलिटिक्स में रखता हूं। मैं कभी नहीं दिया कि अपने 60 साल के पॉलिटिकल लाइफ में किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया जाए। कहीं सुना आपने? यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया, जैसा गोवा है और बहुत से जितने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स थे, पहले यूनियन टेरिटरीज थे, ये स्टेट बन गए। लेकिन यहां स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया। तो आप यानी जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाया कि कब पीछे डाला, ये बीजेपी वाले बोलना चाहिए। आज वो ये कर रहे हैं, 5 लाख नौकरियां दूंगा। अरे भाई, 5 लाख नौकरियां देने वाला, सरकारी 1 लाख नौकरियां खाली है। 65% सरकारी नौकरी खाली है, तो आप क्यों नहीं दिए अब तक? चुनाव में जो जुमले बोल रहे हैं 5 लाख नौकरी का, मैं उनसे पूछता हूं, यहाँ के बीजेपी के नेता हो या शाह जी को, भाई आपका वायदा अब जो कर रहे हैं 5 लाख, तो अब सरकारी नौकरी 1 लाख खाली है, क्यों नहीं भर्ती करे? उसका जवाब उनके पास कुछ नहीं है। यहीं पर नहीं, सारे हिंदुस्तान में 30-35 लाख सरकारी नौकरी खाली है, वो दिए नहीं। फिर यहां बेरोजगारी तो है, फिर उसके बाद अपना उसके साथ महंगाई भी है, और यहां पर हर चीज की लूट हो रही। जो खनन है, क्या बोलते हैं आप उसको, माइनिंग है। खनन अच्छा नहीं, क्या वर्ड, ये भी वर्ड हिंदी है ना? चलो, खनन। तो माइनिंग में यहां पर लोग सैंड भी बेच के खा रहे। हम सुने थे लोग खाना ही खाते हैं, चावल दाल, ये तो बाकी की चीजें नॉन वेजिटेरियन खाने वाले, ये अलग है। लेकिन यहां बीजेपी ने सैंड खाने लगा और अपने लोगों को भी खिला रहे हैं, बाहर से लाके कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। सैंड में गवर्नमेंट में कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं।
अरे यहाँ लोग तो भूखे मर रहे हैं, यहाँ के लोग मजदूरी के लिए बाहर जाना पड़ रहा है और बाहर के लोगों को लाके यहाँ पर आप काम करवा ले रहे हो। तो ये स्थिति सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। ऐसी स्थिति देश के बाहर बहुत प्रचार करते हैं, अपना घर जल रहा है वो छोड़ दिए, मणिपुर में आग लग गई, महिलाओं का रेप हो रहा है, घर लूटे जा रहे हैं, घर जले जा रहे हैं, गोली, बहुत से लोगों का मर्डर हो रहा है, गोली चल रही है। इसकी फिक्र मोदी ये शाह ने कभी की नहीं। सब घूमते रहते हो दुनिया, लेकिन घर में क्या चल रहा है? हमारे पास कन्नड़ा में एक कहावत है, ऊरिगे सरदारा मनीगे पिंजारा बोलते, यानी गांव को सरदार हो बड़ा, लेकिन घर में आते ही बिल्ली के जैसा रहता। तो यहाँ ये बिल्ली का काम कर रहा है और बाहर जाके मैं इतना बड़ा हूं वो हूं। ठीक है भाई, हमारी फॉरेन पॉलिसी है, उसके तहत हम आज भी चल रहे हैं, पहले भी चले थे। जो ठीक है वो हो जाएगा, हम उसको मना नहीं करते, लेकिन हमारा एतराज ये है, पहले तो तुम्हारा घर संभालो, मणिपुर संभालो, लोगों को शांति से रखो। यहां शांति नहीं है, दूसरे जगह शांति स्थापन करने के लिए जा रहे हैं। मैं नहीं बोलता कि मत जाओ, पहले हमारा ठीक करके जाओ ना भाई, उसके बाद में तुम कहीं भी जाओ। अब तक तो सारी दुनिया देखे हैं, कौन सा स्टेट ऐसा, सॉरी, कौन सी ऐसी कंट्री नहीं बची होगी जहां इनके पैर पड़े ना हो। हर जगह पैर डाल के आए। कभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से गले मिले, कभी चाइना के प्राइम मिनिस्टर से झूले में बैठे, किसी और को गले मिले, हर एक बात करते हैं। तुम्हारी गवर्नमेंट 400 पार की नहीं है, तुम्हारी गवर्नमेंट 200 पार की है। तुम माइनॉरिटी में हो। कभी भी ये नायडू तुम्हारे पैर खींच सकता है और अपने नीतीश कुमार वो तुम्हारा हाथ खींच सकता है। तो तुम परमानेंट नहीं हो, तुम दोनों एक हाथ में, एक का पैर किसी के पास है, हाथ किसी के पास है। तो सोच के कदम रखना चाहिए। 16 महीने हो गए और मणिपुर जल रहा है। 16 महीने से इस देश का एक राज्य हिंसा की ग्रस्त में है। वहां पर हर तरह की अगजनी, लूट, हत्याएं हो रही हैं। 16 महीने से जलते हुए मणिपुर में अब एक नई तरह की हिंसा भड़क उठी है। पिछले 10 दिन में मणिपुर में करीब 11 से 12 नई हिंसा में भड़की, करीब 11 से 12 मौतें हुई हैं। मणिपुर में एमेच्योर गन्स की जगह अब आरपीजी लहराई जा रही है। मणिपुर में गांव के ऊपर ड्रोन से हमला हो रहा है, गांव के गांव ध्वस्त हो रहे हैं, उन इलाकों में हमला हो रहा है जहां पर हिंसा नहीं थी। मणिपुर में एक पूर्व मुख्यमंत्री के घर पे रॉकेट से हमला हो रहा है। मणिपुर के राज्यपाल के घर पर पत्थरबाजी होती है। मणिपुर में सुरक्षा बलों पर हमला होता है, उनके शस्त्र छीनने की कोशिश हो रही है। तो ये क्या हो रहा है मणिपुर में? मणिपुर में इंटरनेट बैन कर दिया जाता है। मणिपुर के तमाम जिलों में कर्फ्यू लगा हुआ है। मणिपुर में छात्र और युवा सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मणिपुर की पूर्व गवर्नर, जो फुल टाइम गवर्नर थी, जो मणिपुर के हालातों को अच्छे से समझ रही थी, जो उनकी व्यथा को समझ रही थी, वो कह रही हैं हालात बहुत गंभीर हैं। उनको हटा दिया गया है, एक हाफ टाइम गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया है।
मणिपुर के सारे एग्जाम स्थगित हैं। तो इस देश का एक राज्य जहां पर जा जाकर बड़ी बातें करने में नरेंद्र मोदी बयानबाजी करते थे, वो 16 महीने से जल रहा है। और इस देश के प्रधानमंत्री के पास 1 मिनट का वक्त नहीं है कि वो मणिपुर चले जाएं। वो चुनाव में मणिपुर नहीं जाते, उसके बगल के राज्यों में होकर लौट आते हैं। वो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ग्रीस, रूस, यूक्रेन सब जगह घुमाते हैं, बस मणिपुर नहीं जाते हैं। क्या ये किसी भी मर्यादित सरकार के लिए लोकतंत्र में स्वीकार्य है कि इस देश का प्रधानमंत्री ने एक राज्य को अपने हाल पर जलने के लिए छोड़ दिया है? कोई आक्रोश नहीं है। हम सबको याद है कि उन आदमखोरों की भीड़ ने कैसे बेटियों के शरीर को नोचा था। 76 दिन तक वो वीडियो बाहर नहीं आया था। जब आया तो नरेंद्र मोदी 36 सेकंड के लिए बोले थे। हम भूले नहीं उन बातों को। एक मिनट का वक्त नहीं है। और मैं आपके जैसे प्रबुद्ध मीडिया के साथियों से यह पूछना चाहती हूं, भाजपा के प्रवक्ताओं से पूछना चाहती हूं, सांसदों से पूछना चाहती हूं, मंत्रियों से पूछना चाहती हूं, बीजेपी के ट्रोल इकोसिस्टम से पूछना चाहती हूं। किसी और देश में हिंसा भड़कती है तो आपकी रातों की नींद खत्म हो जाती है। आपके देश का एक राज्य मणिपुर, 60 से 65 हजार महिलाएं और बच्चे आज की तारीख में भी विस्थापित हैं। कौन जवाबदेह है? हु इज आंसरेबल? यह सवाल है अपने आप में। और अब एक नए तरह का गेम खेला जा रहा है। इससे पहले कि मैं मंच अपने सहयोगियों, साथियों और नेताओं को दूं, एक नए तरह का गेम चल रहा है मणिपुर में। मणिपुर के मुख्यमंत्री जो अभी तक नई दिल्ली की कठपुतली बनकर सारे ऑर्डर का पालन कर रहे थे, जिनको बर्खास्त नहीं करा गया, जिनको हटाया नहीं गया और मणिपुर जलता रहा, वो अब नए तरह का गेम खेल रहे हैं। अभी तक आप कठपुतली बने थे, अब आप स्वांग रच रहे हैं कि मैं सेंटर से भिड़ रहा हूं, मैं मणिपुर के हक की बात कर रहा हूं, मैं लॉ एंड ऑर्डर पे कर रहा हूं। आपकी आंख के सामने, आपकी नाक के नीचे मणिपुर जलता रहा और आप केंद्र की कठपुतली बने रहे। असलियत यह है, आपके कुछ भी करने से यह असलियत छुपेगी नहीं, बदलेगी नहीं। What has stopped the Prime Minister of this country to visit Manipur? वहां की पूर्व राज्यपाल ने कहा है मणिपुर आज भी अपने प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा है। The Prime Minister has visited from France to Britain to Greece to America to Russia to Ukraine, various countries of this world. He goes to every state that he fancies. But somehow the Prime Minister doesn't find time to visit Manipur. And I am very, very proud of the fact that we stand in solidarity with Manipur. We stand with all communities of Manipur. We stand against violence. We stand against what's happening to our brothers and sisters and little children over there. But I am proud of the fact that my leader Rahul Gandhi has gone to Manipur multiple times and has made an appeal for peace, has asked for peace, has asked for bonhomie. Where is the Prime Minister? इस देश का प्रधानमंत्री कहां है? और मैं क्यों ना ये कहूं कि प्रधानमंत्री के ऊपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए, पीएमओ पर इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं क्यों ना कहूं कि गृह मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। वो पूरी तरह से विफल हैं। ये सिर्फ विदेश नीति का नहीं, ये हर स्तर पर सरकार के फेलियर का मामला है। और ये फेलियर और ये विफलता सबसे पहले केंद्र सरकार की है। इतनी हाई टेक्नोलॉजी वाले हथियार कहां से आ रहे हैं? ड्रोन कहां से हमला कर रहे हैं? रॉकेट कहां से लॉन्च हो रहे हैं? आज आरपीजी हर हाथ में है मणिपुर के। कहां से आ रही है ये सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था का फेलियर नहीं है लॉ एंड ऑर्डर का स्टेट में, ये होम मिनिस्ट्री का, ये डिफेंस फोर्सेस का और ये प्रधानमंत्री का फेलियर है। इसमें तनिक भी दो राय नहीं है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और फेलियर सबसे बड़ा यह है कि इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री के अंदर ना ये मर्यादा है, ना नैतिकता है कि वो 16 महीने से जलते हुए एक राज्य में जाए। इससे बड़ा विफलता और क्या होगी? As Supriya ji also said already that in post-colonial India, independent India की history में ऐसे घटना हुआ ही नहीं इस देश में. It has never happened. The manner of the constitutional mechanisms have collapsed.
the 60,000 people rendered homeless, thousands of them, as we speak here, they are linguisting in relief camps. जो बतवार के टाइम में जो हुआ था, during the time of partition in 1947, it is exactly the same thing. You will feel so bad if you happen to visit that in your own country, we are reenacting the same tragedy. If you visit those relief camps, you will sense it. Our Prime Minister seems to be more concerned with crises and conflicts in other parts. And just as people used to say, Europeans used to look at Africans and Asians, jo Hutus and Tutsis were fighting among each other. It is their problem. And what we as European can do kind of things, dur se dekhne ka jo ek tarika hai, I think sadly the Prime Minister of this country seems to be doing exactly the same. He thinks that conflict in Ukraine is more important than the crisis in his own country, in Manipur. Either he doesn't think that Manipur deserves that kind of interest, or he doesn't think that Manipur is part of this country. Otherwise, I am sure that he would not have allowed to linger this violence in the state of Manipur. It is sad at one level, and it is a sense of indignation and frustration among the people is really bad. Please mark my word, people started saying that please go back all the Indian armed forces, we'll deal our situation ourselves, which is not a good sign for the country. The country must know when you collapse your institutions, when you allow your citizens to be subjected into this kind of humiliation and crisis, people are bound to respond in one way or the other. I just wanted to say this is not only the violence and human tragedy, there is also an institutional and constitutional collapse. That's very important. The state subject, law and order, is unconstitutionally has taken over by the central government. Mr. Kuldeep Singh was appointed on 4th May 2023. First, he was appointed as a security advisor. And then on 31st of the same month, he was again appointed as a chairman of the Unified Headquarters, which is commonly referred to as Unified Command. What is this? Unified Command or Headquarters. This is where you have the representative of the Army, the BSF, the CRPF, the paramilitary forces like Assam Rifles, Manipur Police, IB and intelligence unit. Everybody is there to coordinate. The mandate is to deal with the security and law and order situation in the state. And now that we have flagged up these issues long time back, who is in charge of the state of Manipur? And surprisingly, the state government has been silent. They have been following this kind of subversion of constitutional mechanism themselves. So there is a serious subversion of constitution, the federal structures. I just want to remind you, some of you, that there's Baba Saheb Ambedkar once said, there is a sovereign and plenary authority of the state cannot be eroded. Law and order is absolutely the domain of the state government. So this government surprisingly not only have presided over the violence, the state government, they have also played along with the central government in the subversion of the constitution itself. So defending Manipur right now is also defending Indian constitution, that the federal structure remains intact. And I think this is something that we must keep in our mind. And I think we have crossed all limits. The constitutional propriety, from the dimension of humanity, आप लोग सोचिएगा कि इस देश का प्राइम मिनिस्टर जो है उसके दिमाग में क्या चल रहा है? I started thinking like that now. What is there? Is it some kind of a psychological breakdown that you don't feel the need to intervene? और बोलता रहता है कि CM is cooperating with us, obviously through the subversion, and as Supriyaji has already pointed out,
one is playing a victim or a defender of the state makes no sense to me. So I normally avoid talking about state government now. I mean, it's beyond that. It's the government of India which is solely responsible for the subversion of the constitution and the tragedy. 60,000 central troops. How is it possible that people lost life? Manipur's population is like a district of Delhi. 33 lakhs was around that. And 22 square kilometers, 1,000 kilometers. Such a small state, you have a presence of 60,000 troops. What they have been doing? What is our defense minister, what are our home ministers doing? So it is not only prime ministers. The entire cabinet is responsible for this. And for the rest of the country, I am appealing as a representative of those people in our temple of democracy. Do not watch this tragedy like the Europeans or the Westerners have done when tragedy happens in Rwanda. The fight between Tutsis and Hutus, are you going to say that, oh, Kuki and Meiteis are fighting? That attitude is what the government of India is trying to preach by allowing this violence to go on for 16 months. And I think our leader Rahulji is very decent when he said the Prime Minister should visit. His appeal as a national leader. I often wonder if none of the national leaders have not visited, what would have people felt? They would have felt abandoned. The government of India has already abandoned the people of Manipur, and thankfully our party leaders have not. And today also you can see that AICC is still organizing a press conference. That shows whether you are a small state or a big state, all Indians are Indian, all union states of these unions are equally deserving of the dignity that each of the constituent unit of this country must have. I think this is something that I want to place in front of you. Please communicate this message and make sure that the Prime Minister at least comes back to his senses and try to intervene decisively, ask his security forces to act, rein in the violence, and denounce all kind of sectarian-based political demands. That kind of politics must also be rejected. Only then this peace will come back. These two needs to be done. I think the people have already spoken out, the people of Manipur, despite their tragedies. And I think the situation is, if you allow this to go on, the kind of sentiment, I hope still that it remains towards the BJP. It should not turn towards the country. And the BJP is making in such a sensitive state the sense of abandonment and neglect, and in fact also complicit in some way with the violence is not a good sign for this country. I think government of India must realize this sooner the better.